नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट L1 और L2 के लिए RTE 2009। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, राइट टू एजुकेशन 2009, जिससे आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे आप L1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे L2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और क्या कर चुके हैं हम? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी हम कर चुके हैं 3 क्लासों में। और हम बात करें बाल कल्याणकारी योजनाओं की, तो ये टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा RTE 2009 भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी कितनी क्लासें हो चुकी है अब तक? 2 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। और इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट से आप सभी क्लासें लगा सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व की हम बात कर चुके हैं, गोपाल कृष्ण को आरटी का जनक कहा जाता है, ये बात भी हम कर चुके हैं। और ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि यूएनओ द्वारा बाल चार्टर बनाया गया था, जिसे भारत ने अपनाया था। उसके बाद हमने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का, ये 1993 में कहा गया था कि 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 21 में अधिकार दिया जाए, ये हम बात कर चुके हैं। 86वें संविधान संशोधन की बात कर चुके हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष, तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 45 में 6 से कम वर्ष की उम्र। और यहां पर जो अनुच्छेद 51A का 11वां मूल कर्तव्य, उसमें माता पिता के क्या कर्तव्य होंगे वो हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि संसद में, राज्यसभा में 20 जुलाई को पेश हुआ था ये बिल, 4 अगस्त को लोकसभा में, 26 अगस्त को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और 27 अगस्त को राजपत्र पर यह प्रकाशित कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। कौन सा अधिनियम बना? 60वां गणराज्य वर्ष का अधिनियम संख्या 35 बना था। अध्याय टोटल कितने? 7 अध्याय। धारा कितनी? 38। अनुसूची कितनी? 1। अनुसूची हम पढ़ चुके हैं। अध्याय कितने पढ़ चुके हैं? 3 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले अध्याय में पहली और दूसरी धारा पढ़ी थी। फिर दूसरे अध्याय में हमने 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर धारा के बारे में पढ़ा। फिर हमने 6 से लेकर 11 नंबर धारा तक पढ़ा था। कौन से अध्याय में? तीसरे अध्याय में। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे? अध्याय नंबर की 4 की बात करने वाले हैं, जो धारा नंबर 12 से लेकर 28 तक रहने वाला है। और सबसे बड़ा अध्याय पूछे तो यही अध्याय है। और इसी अध्याय से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं सर्वाधिक इसी अध्याय से क्वेश्चन? क्योंकि इसमें देर का में स्कूल व शिक्षक के उत्तरदायित्व है, और आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, तो इसी कारण इसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए चलते हैं और आज हम 5वां 6ठा अध्याय भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, चौथा अध्याय आपकी स्क्रीन पर, यह रहा हमारा चौथा अध्याय। लीजिए जी, अध्याय नंबर 4। क्या है अध्याय नंबर 4? देखिए, स्कूल व शिक्षक के उत्तरदायित्व है। स्कूल व शिक्षक के उत्तरदायित्व, धारा 12 से लेकर धारा 28 तक। और ये क्या है? सबसे बड़ा अध्याय है। ये क्या है? सबसे बड़ा अध्याय है। तो देखिए, धारा नंबर 12 कहां से स्टार्ट होगा? ये धारा नंबर 12 से होगा। और सबसे पहले हमें क्या होंगे? स्कूल और शिक्षक है, तो इसमें स्कूल है ना, स्कूल के उत्तरदायित्व मिलेंगे। धारा 12 में क्या है? स्कूल के उत्तरदायित्व। तो देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के लिए स्कूल का उत्तरदायित्व किस प्रकार होगा? तो देखिए, 12(1), धारा 12(1) में क्या दे रखा है? स्कूल के उत्तरदायित्व की सीमा हमें दे रखी है। फिर देखिए, 12(1) का क्या कहता है कि राजकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा प्रत्येक बच्चे को, निःशुल्क। यही तो स्कूल का क्या है? उत्तरदायित्व है कि वो राजकीय स्कूलों में क्या हो? निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। और यहां पर ख में हमें क्या दे रखा है कि अनुदानित जो स्कूल है उसमें सरकार के अनुपात के अनुसार निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है जी। और 1 ग में हमें क्या दे रखा है? निजी व विशेष श्रेणी के स्कूलों में प्रवेश, यानी निजी स्कूलों में और विशेष श्रेणी के स्कूलों में भी प्रवेश दिया जाएगा विद्यार्थियों को। किस आधार पर यह दिया जाएगा?
कुल नामांकन का 25% असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग के बालकों को यानी बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। कौन सी धारा में लिख रखा है? ये धारा नंबर 12 की एक गए में लिख रखा है। उसके बाद देखिए 12(2) आती है, उसमें क्या कह रहा है कि निःशुल्क प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी। कौन करेगी? समुचित सरकार करेगी। और इसका अर्थ मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था। समुचित सरकार का अर्थ क्या है, स्थानीय सरकार का अर्थ क्या है, माता पिता का अर्थ क्या है, बालक का अर्थ क्या है, प्राथमिक स्कूल का अर्थ क्या है, सभी आपको बता रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। तो चलिए 13 नंबर अध्याय पर चलते, नहीं धारा पर चलते हैं। और 13 नंबर धारा में क्या कहती है देखिए, प्रवेश के समय प्रवेश प्रक्रिया यानी अनुवीक्षण प्रक्रिया व प्रवेश स्कूल यानी डोनेशन लेने पर प्रतिबंध किया गया है। यानी कोई भी विद्यालय अगर ऐसा कहता है कि इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम पास करना होगा तो भी आपका एडमिशन होगा। यानी अनुवीक्षण प्रक्रिया, किसी भी एग्जाम को पास करके अगर स्कूल में एडमिशन मिल रहा है तो वो क्या है, प्रतिबंधित है। ना कोई क्या देकर, डोनेशन देकर। डोनेशन यहां पर देखिए प्रवेश शुल्क लेने पर प्रतिबंध, यानी कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, न कोई परीक्षा ली जाएगी, उसे क्या किया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है और बिना किसी आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। और अगर कोई विद्यालय इसका उल्लंघन करता है, यानी कोई विद्यालय शुल्क लेता है या कोई विद्यालय क्या करता है, परीक्षा आयोजित करवाता है, तो उससे क्या किया जाएगा, प्रवेश शुल्क का 10 गुना तथा प्रवेश प्रक्रिया पर 25,000 का जुर्माना। अगर वह दूसरी बार करता है तो उसके बाद की प्रक्रिया पर अपनाया जाता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। किस पर? स्कूल पर लगाया जाएगा अगर वो उल्लंघन करता है। तो प्रवेश शुल्क का तो 10 गुना तथा प्रवेश प्रक्रिया का 25,000 जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन वो दूसरी बार या उसके बाद भी प्रवेश प्रक्रिया को अपनाता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए ये हो गया निःशुल्क प्रवेश। उसके बाद देखिए स्कूल क्या कर सकता है, आयु का सबूत मांग सकता है। देखिए 14 में क्या है गया, प्रवेश के लिए आयु का सबूत मांग सकता है। जन्म प्रमाण पत्र या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्य कोई भी दस्तावेज हो जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, वो आयु का सबूत मांग सकता है। मान लीजिए किसी के पास आयु का भी सबूत नहीं है तो क्या होगा, अगर किसी के पास आयु का भी सबूत नहीं है तो धारा 15 में लिख दिया कि प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। यानी उसके पास कुछ भी नहीं है ना तो भी आपको प्रवेश करना होगा। तो देखिए यहां पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। और पहले हमने धारा 4 में क्या पढ़ा था, उम्र के आधार पर पढ़ा था, उम्र के आधार पर एडमिशन। और धारा 14 में क्या कह दिया इसने, जन्म के आधार पर यानी जन्म के आधार पर एडमिशन कैसे मिलेगा। देखिए यहां पर आयु सबूत मांग लिया। देखिए उम्र और आयु, देखिए 4 में उम्र थी, 4 में उम्र थी और 14 में क्या आ गई, आयु आ गई। देखिए उम्र और आयु 4 यानी 4 14 उम्र आयु याद रख लीजिए। प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा 15 नंबर में। और ये क्या कर रखा है, प्रारंभिक शिक्षा पूरे वर्ष भर प्रवेश दिया जाता है। यानी प्रारंभिक शिक्षा में पूरे वर्ष भर प्रवेश दिया जाएगा। मान लीजिए 30 सितंबर क्या होता है, लास्ट होती है ना एडमिशन की, उसके बाद भी उसे प्रवेश दिया जाएगा, रोका नहीं जा सकता, प्रवेश दिया जाएगा। वो चाहे अगस्त में आए, चाहे नवंबर में आए, चाहे दिसंबर में, उसे प्रवेश दिया जाएगा। तो देखिए प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि 6 माह तय की गई थी, 6 माह तय की गई है। यानी कहां से स्टार्ट होते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी मई जून यहां से स्टार्ट होते हैं एडमिशन। 30 सितंबर यानी 6 माह तक तो विस्तारित की गई है, लेकिन पूरे वर्ष उसका एडमिशन किया जा सकता अगर वो 6 माह के अंदर भी एडमिशन नहीं ले पाता तो भी। आगे देखिए एडमिशन ले लिया तो यहां पर क्या किया जाएगा, एडमिशन बालक का हो गया है अब, तो उसे फेल करने का कोई अधिकार नहीं है। फेल नहीं कर सकते बालक को, किसमें, धारा 16 कहती है। क्या कहती है धारा 16, बालक को फेल नहीं कर सकते। अगर बालक को फेल नहीं कर सकते, अगर बालक पढ़ता नहीं है
तो आप उसका नाम भी नहीं काट सकते। अगर बालक पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है, उसका नाम भी नहीं काट सकते, न उसे फेल कर सकते हैं। यहां पर देखिए रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध अनुच्छेद 16 में। और यहां पर 2019 के संशोधन के अनुसार बालक को कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में समुचित सरकार रोक सकती है, क्योंकि इसमें क्या है, बोर्ड परीक्षा है। तो इसमें क्या है, बालक का फेल कर सकती है, यानी बालक को फेल कर सकती है कौन, समुचित सरकार। कौन कर सकती है, समुचित सरकार कर सकती है। धारा 17, धारा 17 तो खतरा है। धारा 17 क्या है, 17 यानी खतरा किसके लिए, शिक्षक को खतरा है, क्योंकि बालक को किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित नहीं कर सकता। अगर बालक ने ऐसा कह दिया कि यह शिक्षक मेरी तरफ आंखें उठाकर देखता है, तो आपके लिए खतरा। अगर उस बालक ने कह दिया कि इस शिक्षक ने मेरी ऐसी पिटाई कर दी कि मैं चलने काबिल नहीं रहा, तो आपके लिए खतरा। यानी इसमें क्या है, खतरा ही खतरा शिक्षक को, यानी 17 खतरा है। धारा 18 क्या कहती है, धारा 18 कहती है कि बिना मान्यता विद्यालय नहीं खोला जाए। देखिए पहले क्या आ गई, पहले सारे स्कूल की बातें आ गई कि स्कूल किस प्रकार, स्कूल के उत्तरदायी कैसे होंगे, वहां पर छात्र और शिक्षक का अनुपात किस प्रकार होगा, यानी सारी बातें आ गई। अब आता है विद्यालय का, कि विद्यालय नहीं खोला जाए बिना मान्यता के। यदि कोई विद्यालय खोल लेता है ना, तो उसे 1 लाख रुपए जुर्माना और प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपए आर्थिक दंड दिया जाएगा। जी हां, इतना उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा अगर कोई बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय खोल लेता है। तो उसे 1 लाख रुपए जुर्माना और प्रतिदिन कितने, 10,000 रुपए आर्थिक दंड दिया जाता है। धारा नंबर 19 क्या है, धारा नंबर 19 में स्कूल के मान व मानक है। क्या है, स्कूल के मान और मानक। देखिए पहले क्या है, धारा 18 में विद्यालय आया, कोई विद्यालय नहीं खोल सकता ना, तो विद्यालय नहीं खोल सकता। तो उसके बाद अगर किसी ने मान्यता प्राप्त कर ली, स्कूल खोल लिया, तो स्कूल के लिए क्या होंगे, कोई मान या मानक तो होंगे, यानी खेल स्टेडियम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षक किस प्रकार होने चाहिए स्कूल में, ये बातें होगी। तो वही तो मान मानक होंगे जो हम अनुसूची में पढ़ चुके हैं। अनुसूची पढ़ चुके हैं ना, तो ठीक है जी। फिर देखिए अनुसूची की बात आई, तो अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार किसका होगा, केवल केंद्र सरकार का होगा। अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार भी किसका होगा, केवल केंद्र सरकार का होगा। उसके बाद धारा 21 में क्या आती है, यहां पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आ जाती है, यानी विद्यालय मान्यता प्राप्त कर ली, बिना मान्यता स्कूल नहीं खोल सकते। फिर क्या हुआ, मान्यता ले ली और स्कूल खोल लिया, तो स्कूल के मान और मानक क्या होंगे, वो आ गई। अब स्कूल के संचालन के लिए कोई कमेटी तो होगी ना, वो आ गई हमारी धारा 21 में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है ना, इसी प्रकार क्रम में इसी प्रकार याद कीजिए। देखिए फिर से याद कीजिए, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, देखिए विद्यालय कहां से स्टार्ट हुआ, देखिए यहां से धारा नंबर 18 नंबर धारा क्या कहती है कि बिना मान्यता विद्यालय नहीं खोल सकते। यानी सबसे पहले अगर कोई विद्यालय खोलना चाहता है तो उसे क्या लेनी पड़ेगी, मान्यता लेनी पड़ेगी। विद्यालय खोलना है तो क्या लेनी पड़ेगी, मान्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो मान्यता नहीं लेता तो 1 लाख रुपए जुर्माना और प्रतिदिन के हिसाब से कितने, 10,000 रुपए उसे देने पड़ेंगे। फिर देखिए मान्यता ले आया, वो विद्यालय खोल लिया, तो विद्यालय खोल लिया तो उसमें मान और मानक, यानी किस प्रकार विद्यालय होगा, खेल मैदान किस प्रकार का होगा, यानी शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए, शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, वो आ जाएंगे फिर। और जैसे ही मान और मानक होंगे तो उसके बाद यहां पर स्कूल के संचालन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी ना कमेटी, तो देख लीजिए यहां पर कमेटी बनाई गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, धारा 21 में। और ये क्या कहती है कि राजस्थान में कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या कितनी है, 16, और कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या 15, और यहां पर सलाहकारी कार्य करना, जैसे अल्पसंख्यक स्कूलों को सलाह देना, इसका क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है जी। फिर क्या आती है धारा 22 में, विद्यालय की विकास योजना यानी SMC बनाएगी, यानी विद्यालय विकास योजना, विद्यालय के विकास के लिए योजना कौन बनाएगी, SMC बनाएगी। कौन बनाएगी, विद्यालय की विकास योजना SMC बनाएगी। ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहां पर
धारा 23 यानी विद्यालय हो गया, तो विद्यालय में क्या करने होंगे, शिक्षक लगाने होंगे ना। तो शिक्षकों के लिए देखिए यहां पर क्या कहा गया कि न्यूनतम योग्यता एवं सेवा शर्तें, यानी जो आप तैयारी कर रहे हो ना रीट वाली, वही है ये रीट वाली जो तैयारी कर रहे हो ना, यही है न्यूनतम योग्यता एवं सेवा शर्तें। न्यूनतम योग्यताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक प्राधिकरण बनाया गया, जैसे NCTE। इसके अंडर भी आप क्या करते हो, BEd BSTC करते हो ना। और यहां पर देखिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष का स्थलन घटाकर 4 वर्ष किया गया, और ये 31 मार्च 2015 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, धारा नंबर क्या है, नेक्स्ट धारा हमारी धारा नंबर 24। क्या है धारा नंबर 24? शिक्षक के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। देखिए सबसे पहले विद्यालय आया 18 में। क्या आया? 18 में आया हमारा विद्यालय। फिर क्या आया? उसके मान और मानकाएं, मान और मानकाएं जो हमें अनुसूची में दे रखे, और अनुसूची में कौन परिवर्तन कर सकती थी? केंद्र सरकार। और स्कूल को चलाने के लिए क्या होगी? SMC होगी। विकास योजना भी कौन बनाएगी? SMC बनाएगी। उसके बाद देखिए 18, 19, 20, 21, 22, फिर 23 में हमने क्या देखा? 23 में अभी अभी हम देख कर आए हैं। क्या देख कर आए हैं प्यारे विद्यार्थियों? देखिए योग्यता, शिक्षक की योग्यता क्या होगी वो हम बात करके आए हैं। और जैसे ही शिक्षक की योग्यता हो जाएगी, शिक्षक लग जाएगा, उसके बाद आएंगे उसके कर्तव्य। शिक्षक लग गया तो उसके क्या आएंगे? कर्तव्य, यानी शिकायतों का निवारण किस प्रकार होगा, शिक्षक के कर्तव्य क्या होंगे। तो देखिए नियमित रूप से समय पर विद्यालय जाना होगा शिक्षक लगते ही, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। ठीक है जी। शिक्षण की योजना बनानी होगी, बच्चों का रिकॉर्ड रखना होगा, बालक की प्रगति माता पिता से साझा करनी होगी। और 4 नंबर देखिए आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कक्षाएं भी लेना होगा। यह है क्या? यहां पर शिक्षक के कर्तव्य और यहां पर शिकायतों का निवारण। और धारा 25 में क्या है? देखिए शिक्षक की क्या कर दी गई है? नियुक्ति कर दी गई है। स्कूल में गया है तो स्कूल जाने के बाद उसे पता लगेगा कि कितने छात्र आ रहे हैं और शिक्षक कितने हैं। तो यहां पर देखिए छात्र शिक्षक अनुपात, यानी छात्र शिक्षक अनुपात किस प्रकार होगा? धारा 25 में दे रखी है, जो हम अनुसूची में हम पढ़ चुके हैं। प्राथमिक स्तर पर तो 30:1 होता है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 होता है, और 200 से अधिक होने पर 40:1 वाला आपको याद ही होगा। फिर आता है हमारा धारा नंबर 26। देखिए सबसे पहले विद्यालय, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? विद्यालय में मान और मानक पढ़े। अनुसूची में परिवर्तन केंद्र सरकार करेगी। SMC विकास के लिए SMC, विद्यालय विकास के लिए भी हम SMC कार्य करेगी। उसके बाद देखिए क्या आएगी? शिक्षक की योग्यता आएगी। फिर NCT वाले हमने पढ़ा था। फिर क्या आ जाएंगे? शिक्षक के उत्तरदायित्व आ जाएंगे, यानी किस प्रकार कार्य करेंगे स्कूलों में जाकर। फिर शिक्षक का अनुपात आ जाएगा, और जैसे ही शिक्षक का अनुपात उसे पता चलेगा कि यहां पर तो शिक्षक कम है, तो देखिए 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होने पर तुरंत भरे जाएंगे। पता चल गया ना शिक्षक कितने आ रहे हैं विद्यालय में और बच्चे कितने आ रहे हैं, अनुपात का हमें पता चल गया, और 10% से अधिक पद रिक्त हो गए तो तुरंत भरे जाएंगे। और यहां पर देखिए आगे शिक्षक का अब कार्य क्या होगा? स्कूलों में लग चुके हैं शिक्षक, तो शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। चुनाव कार्यों में लगाया जा सकता है, 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन पल्स पोलियो जैसे अभियान है उनमें शिक्षक का कार्य नहीं किया जाएगा। फिर आती है हमारी धारा नंबर 28, और वो क्या कहती है? आप प्राइवेट ट्यूशन पर नहीं कर सकते, यानी प्राइवेट ट्यूशन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, यानी प्राइवेट ट्यूशन पर क्या है? रोक। धारा 28, धारा 28 में क्या है? प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाई गई। ये है हमारा अध्याय नंबर 4, सबसे बड़ा अध्याय, जो धारा नंबर 12 से लेकर धारा नंबर 28 तक चला था। धारा नंबर 12 से लेकर धारा नंबर 28 तक चला था। इससे पहले हम अध्याय नंबर 1 पढ़ा था हमने, जिसमें धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2 को पढ़ा। फिर अध्याय नंबर 2 में हमने धारा नंबर 3, धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5 को हमने पढ़ा। फिर अध्याय 3 में हमने 6 नंबर धारा, 7 नंबर धारा, 8 नंबर धारा, 9, 10 और 11 नंबर धारा के बारे में पढ़ा। फिर आज हमने अध्याय नंबर 4 के बारे में पढ़ा, धारा 12 से लेकर धारा 28 तक। उसके बाद आता है हमारा अध्याय नंबर 5, और इसमें क्या है? पाठ्यक्रम।
क्या है, पाठ्यक्रम। 29 और 30 दो ही धाराएं हैं। धारा 29 में क्या कहता है, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन। किस प्रकार पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम कौन बनाएगा, ये बातें यहां पर लिखी गई है। देखिए, पाठ्यक्रम बनाने के लिए क्या होगी, शैक्षिक प्राधिकरण बनाए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी और राज्य स्तर पर क्या है, एससीईआरटी है। और यहां पर पाठ्यक्रम निर्माण करते इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, संविधान के मूल्यों को, बालक के सर्वांगीण विकास को, बालक के ज्ञान व योग्यता निर्माण को, गतिविधि आधारित शिक्षण को, और जहां तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षण को, और भय रहित और सोच समझकर निर्णय लेने को। यहां पर यह बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और मूल्यांकन किस प्रकार का, सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। फिर धारा 30 में क्या कहता है, 29 में पाठ्यक्रम आ गया और धारा 30 कहती है कि बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई बालक यह कहता है कि मैं 8वीं कक्षा में, क्या है, देखिए, बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं है और कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगी, बालक की प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए यहां पर अध्याय 6 क्या कहता है, हमें अध्याय 6 कहता है बाल अधिकार का संरक्षण। बाल अधिकारों का क्या होगा, संरक्षण होगा। और किस प्रकार होगा, धारा 31 से 34 हमें पता चलेगा। धारा 31 कहती है कि बाल अधिकारों की मॉनिटरिंग करने के लिए एक आयोग गठन है। वो कौन सा है, राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जो क्या करेगा, बाल अधिकारों की मॉनिटरिंग करेगा। किसमें, धारा 31 में लिख रखा है। और इसकी शिकायतों का निवारण किस प्रकार किया जाएगा, तो देखिए, शिकायतों का, बालक की शिकायतों का निवारण स्थानीय प्राधिकारी 3 माह के अंदर अपील करेगा सक्षम अधिकारी को, या फिर देखिए राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार आयोग को क्या करेगा, अपील करेगा। कौन, स्थानीय प्राधिकारी। शिकायतों के निवारण के लिए कौन सी धारा में, धारा 32 में ये लिख रखा है। धारा 33 में क्या है, धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन व कार्य। टोटल सदस्य कितने, 15 होते हैं। अध्यक्ष कौन है, शिक्षा मंत्री। 6 क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। 8 क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और कार्य क्या होगा, इनका कार्य होगा केंद्र सरकार को सलाह या परामर्श देना। देखिए, राष्ट्रीय पर आ गई तो अब राज्य पर आएगी। तो धारा 34 में क्या आ गई, राज्य सलाहकार परिषद, उसका गठन और कार्य सेम वही, 15 सदस्य। अध्यक्ष कौन, शिक्षा मंत्री। 6 कौन होंगे, पदेन सदस्य होंगे। 8 क्या होंगे, मनोनीत सदस्य। कार्यकाल 2 वर्ष। कार्य क्या होगा, वहां पर तो केंद्र सरकार था, यहां पर राज्य सरकार को सलाह या परामर्श देना यहां का इसका कार्य होगा। उसके बाद आता है हमारा अंतिम अध्याय, कौन सा, प्रकीर्णन। यानी इसमें क्या है, अन्य मुख्य बातें दे रखी है। धारा 35 से 39। धारा 35 क्या कहती है, निर्देश जारी करने की शक्तियां होगी केंद्र सरकार को राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी पर, राज्य सरकार को स्थानीय प्राधिकारी और एसएमसी पर, और स्थानीय प्राधिकारी एसएमसी पर निर्देश जारी करने की शक्तियां दी गई है। धारा नंबर 36 क्या है, अभियोजन से पूर्व अनुमति लेना। अभियोजन से पूर्व अनुमति लेना, यानी धारा 13, 18 और 19 के अंतर्गत दंड या जुर्माना देने से पूर्व सक्षम अधिकारी से पूर्व क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। और यहां पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, धारा 13, 18 और 19 में हम क्या पढ़ कर आए हैं। देखिए, धारा 13 क्या थी, प्रवेश के समय प्रवेश प्रक्रिया। प्रवेश के समय जो प्रवेश प्रक्रिया, जो अन्वीक्षण प्रक्रिया थी, इसमें जो दंड लगाया गया है ना, जो 10 गुना है, 25,000 है, उसके लिए पहले क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी सक्षम अधिकारी से। और यहां पर जो दंड लगाया गया 1 लाख रुपए वाला और 10,000 रुपए वाला, तो इसके लिए भी पूर्व में क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसी प्रकार हमने एक और धारा पढ़ी थी, कौन सी, धारा नंबर 19। कौन सी, धारा नंबर 19। इसमें के लिए भी क्या करना होगा, सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी, दंड लगाने से पहले। और 37 नंबर धारा क्या कहती है कि इस अधिनियम से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते, न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। धारा 37। और 38 नंबर धारा क्या कहती है, 38 नंबर धारा हमें कहती है कि समुचित सरकार के निर्देश जारी करने की शक्तियां। समुचित सरकार को कि निर्देश जारी करने की शक्तियां
केवल 25 धाराओं के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। सर्वप्रथम नियमावली बनाई गई केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2010 को और राजस्थान द्वारा नियमावली 29 मार्च 2011 में बनाई गई, जिसमें कितने नियम थे? 29 नियम थे। और वर्तमान में अभी तक नियमावली बनाई नहीं गई है, कहां पर? जम्मू कश्मीर, लेकिन अब बना दी गई जब 370 हट चुके हैं। और धारा 39 देखिए, कठिनाइयों को दूर करना और समुचित सरकार द्वारा अपने अपने स्तर पर कठिनाइयों का निवारण किया जाएगा। बस ये थी धारा 39। ये था पूरा का पूरा टॉपिक हमारा RTE 2009। क्या था? RTE 2009 हमारा टॉपिक था, जो आपको मैंने पूरा करवा दिया गया। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले हमने NEP 2020 के बारे में पढ़ा था बड़े ही शानदार तरीके से। फिर हमने बाल कल्याणकारी योजना टॉपिक पढ़ा था, बाल कल्याणकारी योजना टॉपिक पढ़ा। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉपिक पढ़ा था हमने। और उसके बाद हमने ये टॉपिक यानी RTE राइट टू एजुकेशन 2009 टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 और लगभग 8 क्वेश्चन आने की संभावना है इससे। 30 में से 8 क्वेश्चन तो यही हो गए और बचे कितने क्वेश्चन? लगभग 22 क्वेश्चन बचे हैं। और 22 क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपको कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो हम अब तक कितने कर चुके हैं? लगभग 2011 में 60, 2012 में 60, 2015 का एक पेपर कर चुके हैं, यानी 150 क्वेश्चन हमें कर चुके हैं। और 200 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, यानी टोटल कितने हो गए? 360 क्वेश्चन। यानी 2011 में, 2012 में, 2015 में, 2017 में, 2021 में, 2022 में कितने प्रकार के, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? सारे क्वेश्चन यानी 360 क्वेश्चन वे हो जाएंगे। और 10 मॉडल पेपर के 300 क्वेश्चन ये, यानी 660 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है। 22 ना तो प्यारे विद्यार्थियों 15 प्लस जरूर आएंगे। और ये 8 क्वेश्चन इन नोट्सों से बाहर नहीं जाएंगे। और 15 और 8 कितने होते हैं आप सभी को पता ही होगा। कितने हो गए? 23 हो गए ना। तो 23 क्वेश्चन 30 में से आ जाएंगे इन नोट्सों में से, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से और इन मॉडल पेपर से। तो तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।